अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हमारे साथ जो सहाफ़ी दोस्त हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में कवर करने आए थे जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के केस की समाअत आज 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। तो हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर और सीनियर सहाफ़ी अदील हैं, अदील सरफराज RTV से मुंसलिक हैं, साकिब बशीर एक्सा से मुंसलिक हैं। हम इनसे ज़रा आज के समात के ऊपर पूछना चाहेंगे कि आज आखिर ऐसा क्या अहम था। कुछ हाईलाइट्स हम आपको दे देते हैं कि जो पिछले समात पर जैसे शौकत सिद्दीकी के जो वकील थे हामिद खान, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर बदनीति और बायस का इल्ज़ाम लगाया था, जिस पर आज जो बेंच के एक रुकन थे जस्टिस सजाद अली शाह, उन्होंने इस पर एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिस पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसका मैं भी रुकन रहा हूँ, तो अगर ये मामला है तो फिर मैं इस बेंच में क्यों बैठूँ। जिस पर के हामिद खान साहब का कहना था कि हम जो जिस रेफरेंस में फारिग किया गया उसका आप हिस्सा नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि जो पिछले रेफरेंसेस भी आप बता रहे हैं कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी को जो हरास करने के लिए दायर किए गए, तो उनका तो मैं हिस्सा था। वरन उन्होंने खुद ही ये कहा भी बेंच से कि अगर आपको लगता है कि कोई बायस थी तो आप पर्टिकुलर नाम लें जिनका बारे में आप बायस का कहते हैं। अगर आप पूरे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर ये इल्ज़ाम लगाएंगे तो फिर तो उसका मैं भी हिस्सा हूँ। इस तरह जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी थे, आज उन्होंने भी एक अहम बात की। वो खुद रोस्टरम पे आए, उन्होंने बेंच से इजाज़त लेकर कहा कि मुझे इस बेंच के ऊपर मुकम्मल एतमाद है, इस बेंच के एक एक जज की इंटेग्रिटी पर मुकम्मल एतमाद है और जो भी फैसला आएगा मैं उसको कबूल करूँगा। मुझे इस बेंच से इंसाफ मिलने की उम्मीद है। यहाँ तक कि अगर मेरी पिटीशन डिसमिस भी होगी तो मैं फिर भी उसका एहतराम करूँगा और मैं इस बेंच पर एतराज़ करने वाला और उस फैसले पर एतराज़ करने वाला आखिरी शख्स हूँगा। तो ये सब कुछ उन्होंने भी कहा। इसके अलावा जो हामिद खान साहब थे, उनका आज भी जो फोकस रहा कि जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी के जो इल्ज़ामात थे उनकी इंक्वायरी क्यों नहीं करवाएगी। एक जज के पास जो वाहिद तहफ़्फ़ुज़ होता है वो यही होता है कि उसके ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम लगेगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो उसकी इंक्वायरी के बाद उसको नौकरी से हटाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया और एक उनके चीफ जस्टिस अनवर कासी की वो लेके गवाही उनको हटा दिया गया, जबकि जो अनवर कासी हैं उनके भी इल्ज़ामात की कोई इंक्वायरी नहीं करवाएगी। तो यहाँ पर एक ये बहुत ही अनफेयर था कि एक शख्स की दूसरे के खिलाफ गवाही को मान लिया गया। तो इस सफ़र हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर और अदील सरफराज। तो साकिब, आप बताइए जो आज जिस तरफ जा रहा है, क्योंकि जस्टिस उमर ताब बंदयाल ने भी पहले कहा कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि इंक्वायरी, फिर उन्होंने साथ ही अपनी तस्दीक की, उन्होंने कहा कि वी अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं कि जो आपका पॉइंट है। तो क्या यही वो ऐसी चीज़ एक वाहिद स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जस्टिस शौकत सिद्दीकी के पास जिस पर वो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला है उसको ओवरटर्न करवा सकते हैं, या उसके अलावा भी कोई आप समझते हैं पॉइंट्स हैं? बहुत शुक्रिया आपका। एक तो हमें बिल्कुल बुनियादी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो फेयर ट्रायल है किसी भी अक्यूज़ का, वो कानूनी तौर पर हक है जिसको हर कोर्ट जो है वो हक देती भी है आर्टिकल 10A के तहत। यहाँ पे एक केस आया, नूर मुकद्दम केस है, वो बड़ा ओपन एंड शट केस है। मतलब उसमें कहा जाता है ये इस बंदे ने मारा और उसकी गर्दन अलग कर दी और ये वो। सुप्रीम कोर्ट में जब केस आया तो ख्वाजा हारिस उस पर दलाइल दे रहे थे, तो उसमें जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने किया ना, उन्होंने कहा इसको आपने फेयर ट्रायल देना है, जितनी भी इसके खिलाफ एविडेंस है उसकी कॉपीज इसको मिलनी चाहिए। उसमें वो CCTV की बहुत सारी चीज़ें थी, तो उसमें आर्टिकल 10A का हवाला दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक पूरा नोट लिखा उस पर। यह बताने का मकसद ये है कि कोई भी अक्यूज़ हो, ख़ास तौर पर जज जो है हाई कोर्ट का जज, अगर उसको बग़ैर इंक्वायरी के, बग़ैर उसको एक फेयर ट्रायल दिए है, अगर आप जजेस को इस तरह निकालना शुरू कर देंगे, और इतना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है इतना बड़ा फोरम है कि मेरा ये ख्याल है कि ये एक प्रोटेक्शन का ज़रिया होना चाहिए। जाए कि यही जो है वो उनको जो है वो उन पर इल्ज़ाम लगे और जुर्म, और उसके बाद फौरी तौर पर उनको हटा दिया जाए। तो आपकी बात में ऐड कर दूं, वो हामिद खान साहब ने कहा भी कि बुरे से बुरे मुल्ज़िम को भी 342 का बयान रिकॉर्ड कराने की इजाज़त मिलती है, उनको इजाज़त होती है। आप मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जब ओपन एंड शट केस सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि फेयर ट्रायल होना चाहिए, तो इस केस में भी ओपन एंड शट केस, मतलब जिस तरह इजाजुल हसन जो कह रहे हैं कि आपने जो स्पीच की, हम उसकी स्पीच पे नहीं, हम उसका जो कंटेंट है उस पर जा रहे हैं, वो ऑब्जेक्शनेबल है। वो जब एडमिटेड है तो उसके बाद इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं। भाई इस तरह नहीं है। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट जब खुद कहती है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, या
जो फेयर ट्रायल है वो होना चाहिए। तो इस केस में भी फेयर ट्रायल ज़रूरी था है, इसीलिए हामिद खान जब जो आर्गूमेंट्स दे रहे थे, बहुत सारी चीज़ें वो पढ़ रहे थे, तो स्टेप बाय स्टेप बता रहे थे कि ये एक चीज़ जो है थी, ये जब अगर आप मुझे जब जस्टिस बंदयाल जो हैं, उमर अता बंदयाल, उन्होंने ये कहा कि आपको जो अपॉर्चुनिटी दी गई थी, 2 दफ़ा अपॉर्चुनिटी दी गई थी, उन्होंने कहा अपॉर्चुनिटी जो दी गई है वो शोकाज नोटिस मुझे दिया गया, उस शोकाज नोटिस का रिप्लाई एक अलग चीज़ है और इस पे प्रॉपर एक इंक्वायरी कंडक्ट करना वो एक अलग चीज़ है। वो इंक्वायरी इसमें नहीं हुई बगैर इंक्वायरी के। मेरा ये ख्याल है कि इतना आसान नहीं है इस केस से निकलना। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगरचे यही फैसला देती, इंक्वायरी करवा के फैसला देती, पूरा प्रोसेस जो ड्यू प्रोसेस था वो करके फैसला देती, तो फिर बड़ा इजी था कि सुप्रीम कोर्ट ये कहती कि ठीक है जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने पूरा प्रोसेस किया है, लेकिन इसमें प्रोसेस नहीं हुआ। वो प्रोसेस नहीं हुआ जो एक आम शख्स जो है, आम शहरी जो है, वो बिल्कुल जिसको कोई जानता नहीं है, उसके लिए भी हमारा कानून ये बड़ा वाजे करता है कि उसको फेयर ट्रायल मिलना है। वो बेशक उस पर जितना बड़े से बड़ा इल्ज़ाम लग गया है, लेकिन अगर हाई कोर्ट के जज पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा, उस पर बगैर इंक्वायरी के निकाला गया, तो इसका एक इम्पैक्ट भी है, जिसकी निशानदेही पिछली जो समात थी उस पर जो हामिद खान है उन्होंने की थी कि आपने अगर ये काम शुरू कर दिया तो एक ख़ास जो रजीम है उस रजीम में इसके नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे कि आने वाले वक्त में कोई भी जज जो है एक तो अपने आप को सिक्योर फील नहीं करेगा, दूसरा अगर किसी को आपने निकालना है शोकस करें और निकाल दें। तो ये एक बड़ा जो है ना, ये जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो बात बेंच ने मानी भी कि जो तकरीर करना है वो मिसकंडक्ट नहीं है। तकरीर के कंटेंट्स क्या है उस पर आप बताएं क्या वो मिसकंडक्ट नहीं था, लेकिन ऑफ कोर्स जो हामिद खान साहब का जो आर्गूमेंट था कि कंटेंट्स की कंफर्मेशन के लिए ही तो इंक्वायरी मांग रहे हैं। तो वो आपकी बात बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं, आपने वो इंट्रो में दी कि जो अनवर कासी हैं उन्होंने इसमें ज़ाहिर सी बात है वो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, तो उन्होंने यहाँ पे जवाब जमा करवाया। अनवर कासी बुनियादी तौर पर आप अगर अब वर्ड ये इस्तेमाल कानूनी तौर पर तो नहीं हो सकता, लेकिन आपको वो सर्कमस्टांसेस देख के ये कह सकते हैं कि वो वादा माफ़ गवाह बने। किस तरह वादा माफ़ गवाह बने? अनवर कासी के ख़िलाफ़ एक जॉइंट जो है वो इलीगल भर्तियों का एक रेफरेंस चल रहा था, वो उसके खिलाफ ज़ेरे इल्तवा था इसी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो रेफरेंस ज़ेरे इल्तवा था। जब वो भर्तियां गैर कानूनी करार दे दी गई तो उसमें उस वक़्त के हाई कोर्ट से एलिवेट हुए एक सुप्रीम कोर्ट के जज का जब नाम आया तो उन्होंने रिज़ाइन किया था। इट मीन कि उन्होंने फील किया कि मेरा अब क्योंकि इल्ज़ाम साबित हो गया तो मेरा जुडिशरी में रहना बनता नहीं है। और उसी में दूसरा जो जज था वो उस वक़्त के चीफ जस्टिस अनवर कासी थे, उनका नाम आया, वो नहीं हटे, उनके खिलाफ रेफरेंस चलता रहा। आखिर में जो उन्होंने एक बयान दिया, उस बयान की बुनियाद पर उनकी रिटायरमेंट से चंद रोज कबल उनको बिल्कुल जो है वो क्लीन चिट दे दी। जो उन्होंने बयान जैसे शौकत सिद्दीकी के खिलाफ दिया उसका उनको बेनिफिट मिला, जो कि कह भी रहे थे कि उनको रिवार्ड दिया गया उनको यस बिल्कुल वो जो है वो, और उनका रेफरेंस उसमें खारिज हो गया, खारिज हुआ उनका रेफरेंस खारिज होना क्यों नहीं बनता था? क्योंकि एक जज जो सुप्रीम कोर्ट जब रिजाइन दे चुका है, इट मीन कि उन्होंने देखा कि इतने बड़े एलिगेशंस आ गए हैं और उसमें कासी साहब का नाम भी था, तो और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन भर्तियों को गैर कानूनी करार दिया गया था, उसके बावजूद उस जज के खिलाफ रेफरेंस खारिज हो गया। वाह, बहुत इम्तियाज ने उस फैसले को भी खत्म कर दिया था ना जी। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में फैसला ही उड़ा दिया क्योंकि अनवर कासी बच गए, तो फिर उन्होंने कहा कि बिल्कुल, हालांकि इस पे वो उन्होंने इकबाल हमीदुर रहमान साहब ने रिज़ाइन भी किया था, लेकिन उनके रिज़ाइन के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच ने वो जो फैसला उस वक्त शायद अमीर हानी मुस्लिम साहब ने किया था उसको उड़ा दिया था। अच्छा, अमीर हानी मुस्लिम साहब जिन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब का प्लाट भी ले लिया था जीत 14 के 15 में, ठीक है, उसका भी उन्होंने खत भी लिखा था इधर अनवर ज़हीर जमाली साहब को, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी। अच्छा, एनीवे ये बताइए कि ये अब जिस तरह से समाज चल रही है और जितना इसमें ताख़ीर हुई और जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि जुडिशल प्रोसीडिंग्स को मैनिपुलेट किया जा रहा था, असरअंदाज हो रहे थे, उस वक्त के जो DGC थे ISI के मेजर फैज़ हमीद, उनका नाम आ रहा है बार बार, तो क्या आप एक अरसे से कोर्ट्स कवर कर रहे हैं, आपको जो ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इनमें कुछ सब्सटेंस नज़र आती है? जो हालात व वाक़यात आप देखते हैं कि ये होता है यहाँ पर, कि ये सिर्फ़ एक तासुर ही है और तासुर की बुनियाद पर इल्ज़ामात लगते हैं, या आपको लगता है कि कुछ ना कुछ तो है, जो चिंगारी है जो कहीं से धुआं उठ रहा है? नहीं, वो तो आपने खुद ही जवाब दे दिया, चिंगारी है तो ही धुआं उठता है, और इस पे हम लोग हतमी राय तो दे नहीं सकते, हम लोग कोई आई विटनेस तो है नहीं, लेकिन हक़ाइक़ को अगर देखें, मुख्तलिफ जो डॉट्स हैं उनको कनेक्ट करें तो कुछ ना कुछ नज़र ज़रूर आता है। उसकी ही इंक्वायरी होनी चाहिए बुनियादी तौर पे। सवाल यहाँ पर जो इंक्वायरी का है, और हम भी उसके हक़ में है, क्योंकि
हामिद खान साहब ने आज भी वो बात की है कि हम इंक्वायरी का इसलिए कह रहे हैं कि आप हमें मौका दें, हम गवाहान भी यहाँ पर पेश कर सकते हैं और उन लोगों को भी समन कर सकते हैं जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, जो इन्वॉल्व हैं इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में, एलिजेड जो कॉन्स्पिरेसी है। इसमें अब उमर अता बंदयाल साहब और दीगर जो जजेज़ हैं, मोजिज़ जजेज़ हैं, उनका ये इम्तिहान है, क्योंकि वो लोग अभी भी जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जब बेंच उठने वाला था तो उन्होंने एक बात की कि मैं अपने तौर पर ये बात कहना चाह रहा हूँ या कहता हूँ या समझता हूँ कि आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो शवाहिद हैं वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में नहीं दिए, बावजूद इसके कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने आपसे 2 या 3 दफ़ा पूछा भी है, जिस पर हामिद खान ने ये बात कही कि मैंने जब जवाब देने की कोशिश की तो मुझे मौका फ्राहम नहीं किया गया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे कि आप इंक्वायरी करेंगे, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इंक्वायरी करेगी। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने इंक्वायरी नहीं की, यहाँ पर भी उन्होंने मेलाफाइडी का यूज़ किया है, जिस पर आज जस्टिस सजाद अली शाह ने भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने गम और गुस्से का इजहार किया। हालांकि बात समझ में नहीं आ रही कि काफ़ी अरसे से ये केस चल रहा है और जो डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं, जो उनकी अपनी पिटीशन है, उसके अंदर ये इल्ज़ामात सुप्रीम जुडिशल कौंसिल पर आज आयद नहीं किए गए, पहले से आयद किए गए हैं। उन्होंने एतराज़ आज क्यों उठाया है ये मुझे समझ नहीं आया। मतलब आज उनको पता चला कि नहीं ये तो मैं भी जुडिशल कौंसिल का मेंबर था। बिल्कुल, और बार बार वो इस बात का इसरार भी कर रहे हैं कि हामिद खान साहब जो आप जिन डॉक्यूमेंट्स का हवाला दे रहे हैं, मैंने वो सारी फाइल्स भी पढ़ रखी हैं, मैंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की उन प्रोसीडिंग जिनका मैं हिस्सा था वो भी पढ़ रखी हैं, क्योंकि आपने इल्ज़ाम लगाया है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल पर ओवरऑल बदनीति का, तो मैं उसका मेंबर रहा हूं, तो लिहाजा मैं यहां से उठ जाता हूं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ज़ोर दिया इस पर, जिस पर हामिद खान साहब ने शौकत अली सिद्दीकी उठ कर आए और उनको कान में कोई बात बताई, जिस पर हामिद खान ने कहा कि हम सिर्फ उन 2 स्पेसिफिक पर्सनस पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो उस वक्त एक चीफ़ जस्टिस थे और एक सीनियर प्यून जज थे, और स्पेसिफिकली जो हमारी पिटीशन है उसके अंदर उनका ही नाम लिखा गया है, जिस पर उन्होंने जो है जैसे सजाद अली शाह ने कहा कि ठीक है मैं बेंच में बैठता हूँ, और इजाज़ अल हसन साहब ने भी शायद उनको बताया है, वहाँ पर साथ बैठे थे, कि जब ये कह रहे हैं कि 2 जजेज़ हैं, आपका उसमें नाम नहीं है तो आपको बैठना चाहिए। उसके बाद प्रोसीडिंग आगे चली, लेकिन मुझे अब मुझे ये कहना चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ख़ुद ही इस केस को लिंगर ऑन कर रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको चाहे तो जल्द से जल्द निपटा भी सकती है। अब फिर तातीलात आ गई हैं, पहले केस चला था जनवरी में, उसके बाद गर्मी की छुट्टियां आ गई थी, अब सर्दी की छुट्टियां आ गई, अब अगले साल तक चला गया। अब देखते हैं अगले साल भी ये फिक्स होता है जनवरी के पहले हफ्ते में या कब तक चला जाता है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये वाकई एक बहुत ज़्यादा मजबूत तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा इस केस को लटकाया है। अब देखिए ये 2018 के बाद से दायर हुई पिटीशन है और अब देखिए कहाँ पर बात आ गई है, 2021 ख़त्म हो गया, 3-4 साल एक मुकदमे की समात, एक जज को इंसाफ ना मिलना तो फिर हमें तो नो बड़ी है। अच्छा अदील, लास्ट में ये बताएं कि क्या आपके कोई ऐसा है आपकी नज़र से गुजरा आपकी कवरेज के दौरान कि कभी कोई जज बगैर इंक्वायरी के सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने यूँ हटा दिया शौकत अली सिद्दीकी के अलावा? नहीं, ऐसा तो एक केस भी नहीं, हामिद खान ने भी बताया। एक केस था, उनका नाम भी शौकत था, 1971 के एक केस था जिसमें उनको हटाया गया था, लेकिन उनकी भी इंक्वायरी जो है प्रॉपर की गई थी, उन्होंने ये बताया। इंक्वायरी के बगैर ऐसा पहला कभी नहीं हुआ कि इंक्वायरी हुई ना हुई हो और जज को फारिग कर दिया, क्योंकि इन्होंने पिछली समात पर भी एक बात की थी, बारहा इन्होंने जोर दिया था कि एक ही रेमेडी होती है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल एक जज के पास, और अगर वो उसको भी अवेल नहीं कर सकता तो फिर वो जज कहाँ जाएगा। बुनियादी तौर पे जज को इंसाफ कौन देगा अगर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल भी उसके जो मामला है उस पर फेयर ट्रायल का उसको मौका फराहम नहीं कर रही, उसकी इंक्वायरी नहीं कर रही। जो इल्ज़ामात हैं और संगीन इल्ज़ामात हैं, कोई छोटे इल्ज़ामात तो हैं नहीं, और उन्होंने आज भी जो अपने डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं अदालत के सामने उसमें बारहा एक बात वाज़ेह है कि कैसे इनको असरअंदाज किया जा रहा है, और वो डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। साबिक जो चीफ जस्टिस थे, अभी साकिब भाई ने भी आपको बताया, साकिब ने जो हाई कोर्ट के अनवर कासी, उनका जिक्र किया कि कैसे वो भी बेनिफिशरी बने हैं इनको इनके बस वो जैसे भी क्या अल्फाज नहीं आ रहे मेरे मुंह में, लेकिन एक चीज़ है कि वो भी बेनिफिशरी तो हुए हैं, और ये सारी चीज़ें कनेक्ट करती हैं। शौकत अली सिद्दीकी को हम ये नहीं कहते कि वो बहुत नेक या पारसा हैं, उनसे भी गलतियाँ हुई होंगी और हुई हैं, तो उनका भी जो कंडक्ट है वो अक्सर औकात हमने देखा है कि वो एक्सीड करते हैं अपने पावर से, लेकिन जो कुछ उनके साथ गलत हुआ है उसकी या जो वो इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं उसकी इंक्वायरी तो लाजिम बनती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो कल जस्टिस आज ही जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक बेंच में जो मुलाजमीन को हटाने का था उसमें कहा कि 2 wrongs कैन नॉट मेक अ राइट। तो इसी तरह कि अगर जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी के भी कंडक्ट में कोई इशू था वो एक्सीड करते थे तो
उनको कम से कम इस केस में जहाँ पर बहुत ज़्यादा मटेरियल था जो इंक्वायरी होना चाहिए था, इस तरह नहीं हटाया जा सकता था। यही एक हामिद खान साहब का इस्तदलाल है। और अब देखते हैं कि मौजूद सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच, जिसके अरकान जस्टिस उमर अता बंदयाल उसको सरबराही कर रहे हैं, जबकि उसके अलावा जस्टिस सज्जाद अली शाह हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, जस्टिस जाजिल हसन और जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल हैं। तो अब देखते हैं कि ये बेंच क्या करता है। अभी तो 2 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी होगी है क्योंकि तातीलात आ रही हैं। इसके बाद देखते हैं कि बेंच जब दोबारा बैठता है और कब बैठता है और क्या फ़ैसला करता है। आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।